एक बार शख्सियत के साथ के एक और एपिसोड में मैं विपिन शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। हर बार हर एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक शख्सियत से कराते हैं जिसमें कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई काम किया होता है, काम कर रहे होते हैं, जन योजनाओं जन प्रति योजनाओं सबके साथ वो जुड़े रहते हैं। और आज मैं जिनके साथ आपकी बात करवा रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि वो अपना परिचय खुद दें। सर, सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम रामफल जांगड़ा है और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, हरियाणा में, सेक्टर 87। और तमाम जो वंचित शोषित पीड़ित जो लोग हैं उनकी समय समय पे अपने अनुभव से, अपने तरीके से, चाहे सरकार से बात हो, प्रशासन से बात हो, तो अपनी मुखरता से हम अपनी समस्याओं को रखते हैं। सरकार माने, प्रशासन माने या ना माने। जी। तो अभी जैसे कि आपने बात करी कि आप वंचित शोषित लोगों की आवाज़ उठाते हैं, उनके बारे में प्रशासन से, सरकार से आप उनके मुद्दे रखते हैं उनके सामने। तो ऐसे कौन से मुद्दे होते हैं जो अक्सर आप लोगों के सामने आते हैं? देखिए, आपका जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये सवाल बहुत से साथी है ना चर्चा में इसको भूल जाते हैं। ऐसे कौन से सवाल हैं? तमाम, जब से भारत देश का अगर हम पहली पार्लियामेंट से लेके चलते हैं जी, पहली पार्लियामेंट जब बनी है उस पार्लियामेंट से लेके आज तक जो बिल्कुल पीछे रहे हुए लोग थे, चाहे वो शिक्षा में पीछे रहे हों, चाहे वो रोजगार में पीछे रहे हों, चाहे वो शैक्षणिक रूप में पीछे रहे हों, चाहे वो भूमि में पीछे रहे हों, जब से लेकर के आज तक उनको किसी भी मुख्य धारा में किसी राजनीतिक पार्टी ने जोड़ने का प्रयास नहीं किया। और उसका मुख्य कारण यही रहा कि जो पहली जो पार्लियामेंट बनती है उस पार्लियामेंट से जैसे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जो ताकतवर एक तबका है इस देश के अंदर, जिसको हम काफी ऊंची शिक्षा प्राप्त जिन्होंने की है, लोगों को रोकने का प्रयास किया, वो लगातार, चाहे वो संवैधानिक राइट्स हो वहां की बात हो, चाहे विधानसभा लोकसभा की बात हो, चाहे वो गांव के अंदर सरपंच की बात हो, चाहे नगर निगम की बात हो, चाहे तमाम सारे जो राजनीतिक गलियारे हैं, उन्होंने अपने आप को स्थापित कर रखे हैं। और जिसका खामियाजा आज हम लोग कहीं पर भी हम अपनी बात को समाज के साथ जोड़ करके सरकार के साथ बार बार वार्ता करने के बावजूद भी आज भी हमारी किसी भी एंगल पर कहीं पर भी कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है, शैक्षणिक रूप से नहीं है, तमाम चीजों से हम वंचित हैं। आपने बात की शुरुआत करी भारत की आज़ादी से, जी, पहली पार्लियामेंट से। जी। तो जब पहली पार्लियामेंट बनी, देश का संविधान लागू हुआ, संविधान में सबको समानता का अधिकार भी दिया गया। जी। तो क्या लगता है कि कमी कहाँ पे रह गई? क्योंकि शुरुआत तो आज़ादी के पहले दिन से ही होगी कि सब समान है, ना धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ऐसा अपना देश भारत जो है विश्व में इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे सभी भाषाओं के, सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं। फिर आप ऐसा क्या समझते हैं कि किस तरह, मतलब कुछ लोग पीछे रह गए, कुछ लोग आगे आ गए? राजनीतिक तौर पे इसको आप देखते हैं या सामाजिक तौर पे देखते हैं, कहाँ पे कमी रह गई? देखिए, हम इसको पहले तो मेन प्राथमिकता राजनीतिक तौर पर देंगे। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो समझ राजनीतिक तौर पर देंगे। जब राजनीतिक के अंदर, जैसे पहले मैंने बताया ना, पहले जो लोग पहुंच गए, जो पहले वहां गए हैं, उन लोगों ने सारे के सारे सिस्टम पर, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे प्राइवेट कंपनियों की बात हो, चाहे सरकारी संस्थानों की बात हो, तमाम जो जगह हैं उनके ऊपर वो काबिज हो गए। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब वहां से लेकर के रिजर्वेशन की बात कही आपने, जातियों की बात कही है, इसी देश के अंदर हम जिस तबके से आते हैं, हम ओबीसी की अति पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं। मैं आज फरीदाबाद के अंदर आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मतलब कौन सी अब पार्लियामेंट चल रही है, ये हम कहां आगे हैं। 2022 में भी नगर निगम के अंदर, यहां पर जहां दिल्ली से मुश्किल 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग बैठे हैं, बिल्कुल, और यहां पर ओबीसी की अति पिछड़ी जातियों को नगर निगम में आज भी स्पेस नहीं दी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो सुनने वाले शुभचिंतक हैं, कि ये हमारे साथ सीधा सीधा, मतलब सरकार
ने एक ऐसा हथकंडा अपना रखे है कि भाई आप कभी भी किसी भी जगह पर जाकर वंचित शोषित जो समाज है उसको राजनीतिक हिस्सेदारी ना दें। जब आप 45 में से 2 ओबीसी कर सकते हो, 17 महिलाएं कर सकते हो और बाकी जनरल कर सकते हो, क्या हम लोग इस देश के अंदर नाई, कमार, तेली, लुहार, गडरिया, छिंबी, काची, ये जो तबके हैं, क्या वोट देने के लिए क्या यहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर को इस बात का संज्ञान में नहीं लेना चाहिए था? क्या यहाँ के डीसी को ये ध्यान नहीं रखना चाहिए था? तो ये तमाम जो है, ये जो अगली पंक्ति में गए हुए लोग हैं, वो हमारा आज भी राजनीतिक, मैं तो कहूंगा कि सीधा शब्द गैंग रेप कर रहे हैं। मतलब इतना दुर्भाग्य है कि भाई शिक्षा में हमारे को भी हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल कर दिए। शहरों के अंदर जो टूटे फूटे, शहरों के नजदीक जो स्कूल थे, उन सरकारी जो स्कूल थे, उनको आज की वर्तमान सरकार ने उसने कहा कि भाई हम बच्चे का मारे उसको मर्ज कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार के नुमाइंदों से और सरकार के जो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उनको पूछना चाह रहा हूं कि भाई इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे थे ना, वो कमार, नाई, खाती, तेली, चूड़े, चमार, गडरियों के बच्चे थे, जिसको आपने शिक्षा से और पीछे करने का काम कर दिया। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। चलती बात में मैं कहूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। भाई सुप्रीम कोर्ट के 5, वो एक कहावत है ना, 3 तो 5 हो जाओगे, वो 3 तो 5 वाली कहानी आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बैठते हैं और 5 जजों ने सीधा सीधा कहा कि इस देश के 10% लोगों को, जो कथाकथित ऊंची कोटि के लोग हैं, जो अपने चाहे मोची का काम करता हो, चाहे दर्जी का काम करता हो, चाहे वो पराठे का रेडी लगाता हो, अभी जो कोर्ट की स्टेटमेंट अभी कल ही जो आया है, आर्थिक स्तर पे जो रिजर्वेशन की बात हुई है, जी। आप उसके विषय में बात करें। हाँ बिल्कुल, मैं उसी में भाई, जब सुप्रीम कोर्ट गरीबों का आरक्षण, गरीबों का धन, गरीबों का पैसा कौन ले रहा है? ये जो गरीबों की जो सारी संपत्ति है, मैं तो आपके माध्यम से तमाम उद्देश्य को, हमारी संपत्ति सुप्रीम कोर्ट ले रही है। जब हमारे 27% की रिजर्वेशन की बात आती है, मंडल आयोग की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट मौन रहता है, और जब 10% की बात आती है तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई सीधा सीधा इनको दे दिया जाए। आप ऐसा कह के जो है सुप्रीम कोर्ट पे ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है कि 10% नहीं दिया जाना चाहिए। 5 जजों की बेंच बैठती है और उसमें यह कहा जाता है कि जिन नहीं ये तो दिया जाए। 2 जज मना कर रहे हैं, 3 हाँ कर रहे हैं। मतलब उसी लोभी के, पहली बात तो मैं आपके संज्ञान में ला दूं तमाम आपके शुभचिंतकों को, इस देश की पार्लियामेंट के अंदर, इस देश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओबीसी का कोई भी ओबीसी का एक जज नहीं है। क्या कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जिसका बेटा होगा, उसका बाप होगा, उसका पोता होगा, ये कॉलेजियम सिस्टम चलता रहेगा क्या? इस देश के अंदर 50% की आबादी आता है अति पिछड़ा वर्ग। क्या हमारे को इस देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के ना हम न्याय नहीं दे सकते क्या? देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न जो है, काफ़ी बातें, आप भी समाज का हिस्सा हैं, समाज में काफ़ी बातें चलती हैं, आपके भी संज्ञान में होंगी। मैं उनमें से एक बात लेके आता हूँ। आपने अपनी जो बात रखी उसके अंदर आपने बात करी शिक्षा की। शिक्षा यानी कि नहीं मिली, इस वजह से भी कहीं ना कहीं पिछड़ापन रह गया। लेकिन अगर आप देखें, देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए, तो मेरी बात आप पूरा होनी चाहिए। पहले शिक्षा मंत्री को आप देखें और आज उन्हीं का समाज कहता है कि हम जो है पीछे रह गए। तो संविधान, मैंने अभी सिर्फ शिक्षा मंत्री की बात करी, देश के पहला शिक्षा मंत्री की। तो बात यहाँ पे ये आती है कि आप योग्यता को आधार मानते हैं या फिर आप आरक्षण को आधार मानते हैं? आप सफलता की कुंजी किसको मानते हैं? क्योंकि मौके तो देखिए सबको मिले हैं और कई राजनीतिक दल ऐसे भी निकल के आए हैं समाज में से, उदाहरण सबके सामने है, जिन्होंने अपने आप को मजबूत किया, अपना बेस मजबूत किया, समाज का, जातियों का नाम लेके सबने अपनी अपनी राजनीति खेली है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि योग्यता है कि किस चीज़ को आप मानते हैं कि क्या पैमाना होना चाहिए सफलता का? देखिए, मैंने एक पहली बात कहा था ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहली शिक्षा मंत्री की हम बात करें देश के, मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा और साथ ही सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, बड़े गौर से सुनेंगे। बिल्कुल सुन रहे हैं। क्योंकि पहली 1948 के अंदर, सॉरी माफी चाहूँ, 1848 के अंदर इसी देश के अंदर सबसे पहली पढ़ी लिखी महिला थी सावित्रीबाई फुले।
बिल्कुल। और उसने उस दौर में 15 स्कूल खोले और 3 हॉस्पिटल। इस देश की पूरी जो व्यवस्था है और पूरे इस देश की सरकार हो या सिस्टम के लोगों ने, आप भारत देश के किसी स्कूल के अंदर जाकर के देख लिए, शिक्षा मंत्री की बात में मैं उदाहरण देता हूं आपके माध्यम से देश की जनता को, उन लोगों को बताना चाहता हूं जो आपके सरकारी है, कहीं पर भी उस पहली भारत की पढ़ी लिखी महिला टीचर का नाम आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने कहा ना, उस पंक्ति में जो लोग आए जिनको पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, शूद्रों में, हम शूद्रों की श्रेणी में आते हैं, पिछड़ों की श्रेणी में आते हैं, हमारे को तो यहां पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए और ज्योतिबा फुले आए, रामास्वामी पेरियार आए, तमाम ऐसे महापुरुषों की फहरिस्त है जिन्होंने हमारे हक अधिकार के लिए, हमारे रिजर्वेशन के लिए, ताकि एक मुख्य धारा में आ जाए। लेकिन आज तक भी ना ही तो हमारा कहीं कोई शिक्षा में शतान है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि ये फालतू की बातें हैं, वाहियात की बातें, मैं कह रहा हूं फरीदाबाद के अंदर आप देख लें, पूरे हरियाणा के अंदर देख लें, आप जाके शिक्षा में हमारे 0 स्थान है। कहीं एक भी प्रोफेसर इस देश की यूनिवर्सिटियों के अंदर अगर हो तो हम बैठे आपके साथ में, एक प्रोफेसर मैं दावे के साथ कहता हूं नहीं है इस देश के अंदर। बिल्कुल, मैं आपकी बात को उसी वे में लेता हूं। अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया जो वर्ण आधारित व्यवस्था पे था, तो आप किसे दोषी मानते हैं? जो वर्ण आधारित व्यवस्था चली आ रही, इसमें समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था और वो भी योग्यता के आधार पे। ये भी आप जानते होंगे 4 वर्ण थे, योग्यता के आधार पे बनाए गए। योग्यता कुछ नहीं थी, योग्यता के आधार पे थे। ये अपना अपना मत है कि चाहे आप इसे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन 4 वर्णों में समाज विभाजित था, योग्यता के आधार पे वो चलता था, ऐसा कहा जाता है। बाद में जाति जो प्रथा है वो आई, तो नुकसान किससे हुआ है, आप क्या समझते हैं? वर्ण व्यवस्था से जो योग्यता के आधार पे कही जाती है, या फिर जाति व्यवस्था से? समाज का नुकसान, समाज में सब लोग हैं, सभी मिलजुल के रहते हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है कि हम पीछे रह गए, कोई आगे निकल गया, ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, तो किसको आप दोषी मानते हैं कि ये इसके बारे में? आपका सवाल मैं समझ गया हूँ जी। ये जाति व्यवस्था जो थी, ये सारे का सारा इस देश का जो भट्ठा जो बिठाया है, जाति व्यवस्था ने बिठाया है, और ये वर्ण व्यवस्था से निकली है जाति। इस देश के जो कथाकथित लोग हैं, शायद आपके सब्सक्राइबर जो नाराज ना हो जाएं, इस देश के सभी लोगों को पता है कि इस देश के अंदर जो कथाकथित ऊंची कोटि वाले थे, ऊंची चोटी वाले जो लोग थे, उन्होंने इस देश के अंदर जातियां खड़ी करी, और जातियों खड़े करने के बाद में उनको अलग अलग, धोबी को कपड़ा, गाड़ी साफ करने का, कपड़ा धोने का, बढ़ई को लकड़ी का काम करने का, राजमिस्त्री का काम करने का, चमार को मोची का काम करने का, दर्जी को सिलाई करने का, मतलब ये तमाम ऐसे जो वर्ग के जो काम करने वाले जो लोग थे, जो पुश्तैनी काम उनको कहा गया, उनमें छोड़ दिया गया और उनमें जातियां कन्वर्ट करी। भाई आज हम जैसे भी मर तड़के, आज हमारी पहली पीढ़ी जो है इस दिल्ली यूनिवर्सिटियों के अंदर, JNU के अंदर पढ़ने लगी है, तो आज ये 10% भी आ गया। और 10% की एक बात और देख लीजिए, 10% में सबसे बड़ी खूबसूरती क्या करी है कि कोई भी SC ST OBC कोई भी जनरल में फाइट नहीं करेगा। भाई ये कहाँ है? एक तो आप 50% की बाधाएं लगाते हो और ऊपर से आप जो है ना 10% देके स्वयं तोड़ते हो। तो इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, लोकसभा से लेकर के, किसी भी तरीके से, चाहे मजदूरों को, किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, तमाम तरीके से दबाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, आपने बात करी दबाने की कि सारा समाज जो है किसी एक तबके को दबा रहा है। मैं बात करता हूँ, मैं अपना आपको पहले पर्सनल व्यू बताता हूँ। हम सब इसी देश में पड़े बड़े हैं, इसी मिट्टी में खेले हैं। मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो हमने जैसे कि बचपन गुजारा गली मोहल्लों में, स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए, सब जगह हम गए। तो मेरा अनुभव तो ये रहा है कि ना तो मैंने किसी से जाति पूछी, ना मेरा किसी ऐसी बात से सामना हुआ। आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, ये किस तरह, मतलब आपका ध्यान इस तरफ कैसे गया कि आपका कोई ऐसा अनुभव था या हुआ विगत में? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा तो कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा अभी तक। अभी भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं सबके साथ में कुशल क्षेम होती है, लेकिन ऐसा अनुभव अभी तक तो मेरा नहीं रहा।
देखिए, जब ये चीज़ें, जब आप शायद आपकी पैदाइश शहर की है, आपकी गांव की पैदाइश नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, मैं एक गांव में, और गांव में भी कैसे नहीं, बहुत पिछड़े एरिया में मेरी पैदाइश है। और उस गांव के अंदर जब हम 12 या 15 साल में जब बच्चा उछल कूद करता है ना, तो एक दूसरे के घर आना जाना होता है। बिल्कुल। तो हम किसी के घर पे जाते थे तो ये कहा जाता कि मतलब दादी या चाची या ताई के नाम से कि पानी दियो, तो वो कहते बेटा वो गिलास उठा के ले आ। ऐसे एक मतलब एक छोटा दीवार के अंदर एक छोटा एक जगह होती थी जिसको आड़ा बोला जाता है गाँव के। जी जी। उस आड़े में ना कप गिलास बर्तन कटोरी रखे होते थे, तो वो उठा के लाते थे। तब वो दादी ताई चाची जो है ना, ये दादा शब्द है ना बड़ा खतरनाक है। ये चाहे तो राजनीतिक का दादा हो और चाहे दूसरा दादा हो, ये दादे शब्द जो बड़ा खतरनाक है। तो वो दादी वो दादा क्या करते, तो संबोधन हो जाते हैं आप अलग से, नहीं वो अलग से उस गिलास में। अच्छा। और वो फिर धो के रखना पड़ता था। मैं उसी घर के अंदर, हमारा फर्नीचर का काम था, हम उसी घर के अंदर डाइनिंग टेबल की चेयर बना रहे हैं। अच्छा। मैं उसको बैठने के लिए उस परिवार को चेयर दे रहा हूँ, टेबल दे रहा हूँ, और मेरे लिए उसके दिमाग में, उसके जहन में ये है कि वो गिलास और कप वहां रखे हैं, हम अलग लोटे से चाय लामे बना के दे देंगे। यानी कि आपका सामना बचपन से हुआ है, बचपन से हुआ है। अच्छा। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ फरीदाबाद में बैठे सेक्टर 9 दूर नहीं है जी। एक शर्मा जी के यहाँ मैं चला गया, वो मेरे पास फोन था, कैसे फोन करता, जांगड़ा साहब कैसे हो? मैं कहा जी बहुत अच्छे हैं। कह रहा जांगड़ा साहब कुछ घर पे काम है, आप आना। हम गए, मैंने गर्मी का समय, उदाहरण दे रहा हूं, मैं कहना नहीं चाह रहा था ये बातें। जी जी। तो उन्होंने, मैंने कहा पानी पिलाइए शर्मा जी, पंडित जी पानी पिलाइए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 2022 में हम बैठे हैं और दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं। जो चोटी वाले जो लोग हैं ना, वो आपको सीधा टारगेट नहीं करते, वो सीधा टारगेट नहीं करेंगे। जब उसकी महिला में मिसिस जो है ना पानी लेके आती है, वो टूटी का जो मैंने जेब मुंह के जैसे लगा, टच लगाते, मैंने कहा पंडित जी ये पकड़िए गिलास, आपका धन्यवाद। तो ऐसी मानसिकता के लोग आज भी हैं जिनका सामना किया है और जिसके भुगत भोगी हैं। और एक जगह नहीं है, चाहे आप गांव में सरपंची का देख लिए, एमएलए का, मैंने तमाम चीजें बताई है, कहीं पर भी 90 विधानसभाएं हैं, एक अति पिछड़ी जाति का कोई भी अगर विधायक हो, आपका जूता सुनने वाले जूता मारे आके मेरे को, कोई नहीं है। आप लोकसभा में जाइए, लोकसभा की थोड़े मर्यादा रखें। जी जी, नहीं मैं ये कर रहा हूं भाई, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप अपनी बात को एक सही वे में रखें, शब्दों की मर्यादा रखें। 90 विधायकों में से एक भी हमारी विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर एक भी नहीं है। क्योंकि हमारा 27% की हम अगर बात करें, 10% आपने एकदम से दे दिया गया है, 27% तो हमारे को आज तक राजनीतिक में नहीं है, जिसका हम सीधे सीधे सरकार से बार बार ये बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट से बात हम कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है 16-11 अलग अलग कर दो आप। शिक्षा में हमारे को मिला हुआ है उसका पड़ा है, नौकरियों में पड़ा हुआ है, वो बैकलॉग पड़ा हुआ है। तो तमाम जो चीजें हैं इस देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम गलत है। और इस देश की तमाम जो है ना मीडिया, तमाम जो इस देश के वंचित शोषित लोग हैं, वो इस बात को नकार रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। नहीं, ऐसा कोई नकार नहीं रहा। देखिए, अभी आपको अपनी बात रखने का मंच दिया गया है, आप अपनी बात खुल के रख रहे हैं। तो बाकी मैं, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, तो मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, कुछ कहते हैं जारी रखना चाहिए। आपका इस आखिरी प्रश्न पे क्या उत्तर है? क्या योग्यता का आधार होना चाहिए या फिर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? नहीं, योग्यता तो मैं कह रहा हूं, इस देश के तमाम स्कूलों को बंद कर दिया जाए। सरकार रातों रात नोटबंदी कर सकती है, सरकार रातों रात जाके ना पूरे देश के लोगों को ब्लॉक कर सकती है। क्या रातों रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार ये नहीं कह सकते कि इस देश के अंदर जाति आज से खत्म, और कल से प्राइवेट स्कूल बंद। इस देश के तमाम जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों से पढ़कर निकल के आए। इस देश के आप देख लो ना, आपके देश के जो आसपास के जो देश हैं, चीन है, अमेरिका है, थाईलैंड, सारे देशों के अंदर क्या होता है, सारे के सारे अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ा करके सरकार जिम्मेदारी लेती है, सरकार फ्लैट देती है, सरकार गाड़ी देती है, सरकार नौकरियां देती है। और यहाँ पे जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, वो बाहर अपने विदेशों में बच्चों को भेज रहे हैं। और हम यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपनी जो ना 7,000 5,000 की जो सैलरी से वहाँ पे
1500 2000 रुपए देकर अपने बच्चे का वहां शोषण करवा रहे हैं, अपना शोषण करवा रहे हैं। ये तमाम सारी जो चीजें हैं, इक्वलिटी होनी चाहिए, हम भी चाह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहे तो कम से कम। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री तक आपकी बात पहुँचे, हम ये आशा करते हैं। और ये था आज का एपिसोड एक बार शख्सियत के साथ, और जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।